हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स डिजिटाइज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि DSSB की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। यह उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है जो दिल्ली में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। देखिए, इसके जो फॉर्म्स हैं वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं 16 जून 2026 से, और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 15 जुलाई 2026। लेकिन दोस्तों, तैयारी शुरू करने और फॉर्म भरने से पहले कुछ ऐसी बेहद जरूरी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबकी आसानी के लिए और सबके टाइम को जो है वो बचाने के लिए जो है वीडियो को कुछ पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, ताकि जो भी जिस पॉइंट में कंफ्यूज है वो डायरेक्ट जाकर वो पॉइंट ही देख पाए, ताकि उसका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो पूरा कंटेंट देखने में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो किस किस पॉइंट में जो है वो डिवाइड है। स्क्रीन पर भी देखिए लगा दिया है कि किस टाइम पर जो है वो मैं कौन से पार्ट के बारे में आपको सावधानियां जो है वो बता रही हूँ। देखिए, कुछ चीजें आपके लिए जो है वो जरूरी नहीं हो, वो आपको पता हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे कैंडिडेट जो बिल्कुल नए हैं शायद उनको इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन हो, तो सबके लिए सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो के जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं और जो ऑलरेडी किसी DSSB का फॉर्म पहले भर चुके हैं वैकेंसी का, इसको कौन सी रजिस्ट्रेशन विंडो पर क्लिक करना है। सेकेंड मैंने दे रखा है न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी कैंडिडेट्स न्यू हैं और वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताए हैं, जिसमें आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बचेगा और आप इजिली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर दोगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कास्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कास्ट की जो थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है DSSB का वो अलग होता है, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है और क्या क्या सावधानियां आपको जरूर लेनी है वो बताया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एंट्री, फिर मैंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में होता है और किस किस चीज की आपको एंट्री करनी है वो बताया है। और लास्ट है कि फाइनल सबमिट आप जब करोगे तो आपको कौन सी सावधानी वो जरूर लेनी है, ताकि आपकी सारी डिटेल जो है वो परफेक्टली फीड हो जाए। आप जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर कंफ्यूजन है, आप इस टाइमिंग के हिसाब से वो पार्ट जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो A to Z जो है गाइडलाइन के साथ मेरी एक फॉर्म फिलिंग वीडियो है, जिसको मैं आई बटन पर भी ऊपर लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप DSSB ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, तो जो रजिस्ट्रेशन विंडो आपको दिख रही है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और क्लिक टू साइन इन। जो ऐसे बच्चे हैं जो DSSB का इससे पहले कभी भी एग्जाम जो है वो दे चुके हैं, किसी भी पोस्ट के लिए XYZ किसी भी पोस्ट के लिए आपने कोई एग्जाम दिया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लिक टू साइन इन करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को जो है वो जानकारी नहीं होती है, तो क्या करते हैं, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी डिटेल्स जो है वो भरने लगते हैं। जैसे ही वो अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके अंदर वो एक नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिख जाता है कि आपका रोल नंबर और आप डेट ऑफ बर्थ जो है हमारे साथ रजिस्टर्ड है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का बहुत कीमती वक्त जो है उसके अंदर बर्बाद हो जाता है। देखिए, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी भी DSSB का फॉर्म नहीं भरा है और वो फर्स्ट टाइम जो है कोई भी फॉर्म DSSB का भरने जा रहे हैं, उनके लिए जो ऑप्शन है वो है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप ये देख सकते हैं क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स जो है वो आपसे पूछी गई हैं। आपको इसके अंदर जो है वो डिटेल्स पहले डालनी है, पहले रजिस्ट्रेशन अपना करना है। इट्स मैंडेटरी फॉर न्यू कैंडिडेट्स, और तब आगे जो है वो प्रोसीड करना है। थर्ड थिंग, जो भी बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मोटी मोटी बात जो है वो आपको बता दूं। आप कोई भी नेम लिखोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम, आप कोई भी प्रेफिक्स यूज नहीं करोगे, मतलब कोई भी मिस्टर, मिसेज, श्रीमती, डॉक्टर, श्रीमान कुछ आपको यूज नहीं करना है। विदाउट प्रेफिक्स आपको नाम लिखना है।
10th का रोल नंबर, अगर आपका 10th के रोल नंबर में नंबर और अल्फाबेट दोनों के साथ मिलकर आपका 10th का रोल नंबर बना हुआ है, तो उस 10th के रोल नंबर में आपको जो अल्फाबेट्स हैं वो हटा देनी है, और जो नंबर आपके रोल नंबर में आ रहे हैं आपको सिर्फ वो डिजिट्स ही इसके अंदर डालने हैं। अगर आपका 10th का रोल नंबर में कोई भी जो है 0, 1 0, 2 0, जो भी 0 लगे हुए हैं स्टार्टिंग में, तो आपको वो 0 हटाकर अपना रोल नंबर जो है इसके अंदर डालना है। मोबाइल नंबर जो है विदाउट कोड आप लोगों को डालना है, 091, कुछ जो है वो मोबाइल कोड जो है वो नहीं होना चाहिए, सिंपल अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर एक्टिव देना है बिल्कुल, आपको इन फ्यूचर तक जो है उसके ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन रिसीव होते रहते हैं। ईमेल एक्टिव देना है। देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर जो है वो DSSB के पास आपका जो है वो सेव रहता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो उसके पास वैसे ही ये सेव रहते हैं। तो मोबाइल और ईमेल हमेशा जो है वो अपनी एक्टिव दीजिए आप लोग। आपको ये जो है वो दिख रहा होगा आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स। कुछ लोग क्या होते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। इसके अंदर डिफॉल्ट में यस होता है, मतलब अपने आप ही यस किया हुआ होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि उनके आधार में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो अपनी आधार डिटेल्स ही दे देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ नो कर आपसे आईडी प्रूफ पूछेगा कि कौन सा आप आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड करना चाह रहे हो। आईडी प्रूफ नंबर, नेम, आपका नेम आईडी पर क्या है, और आईडी प्रूफ का जो है वो फोटो इधर मांग लेता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनके आधार में कुछ प्रॉब्लम या कुछ होती है, वो सोचते हैं कि आधार जो है वो मैंडेटरी है और आधार ही इसके अंदर देना है, तो वो उसको नो करके नहीं देखते, यस में आधार की डिटेल ही भर देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जो भी आईडी प्रूफ लगाएंगे वो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लेकर जाना है और दिखाना है। तो बिल्कुल अपना अप टू डेट आईडी प्रूफ ही आप इसके अंदर दें। और नेम भी अगर आप डाल रहे हैं तो आप आई, ई और ए की मिस्टेक भी जो है वो हल्के में ना लें। आप ये नहीं सोचें कि हम कोई बात नहीं, गलती हो गई है, नेम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, ये चल जाएगी। देखिए DSSB ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ आपकी छोटी मिस्टेक जो है वो बाद में आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो आप सबको जो भी डिटेल्स डालनी है बहुत ध्यान से, AEI की भी आप मिस्टेक ना करें, इसके अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो अप टू डेट जो है इसके अंदर डालें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए आपको ध्यान रखनी है कैटेगरी का। कैटेगरी बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी फॉर्म फिलिंग में। DSSB की केस में कैटेगरी जो है एक ऐसा फैक्टर है जो बाद में जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है DSSB का कास्ट का वो सबको क्लियर नहीं है। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अगर आप OBC हैं और आप दिल्ली के बाहर कहीं भी रहते हैं, दिल्ली के बाहर आप किसी भी स्टेट से हो और आप उस स्टेट में OBC माने जाते हो, तो DSSB आपको दिल्ली में OBC नहीं मानेगा। लेकिन जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैटेगरी में OBC ही फिल कीजिएगा। अगर आपको मानेगा नहीं वो, आपको जो तैयारी करनी है और जो कट ऑफ मार्क्स जो चाहिए होंगे वो आपको जनरल वाले ही चाहिए, आप तभी क्वालिफाई करोगे। लेकिन आप कैटेगरी में OBC ही डालो। OBC डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज CTET आपने किया हुआ है, उसके ऊपर जो कैटेगरी होगी वो OBC होगी, और आप यहाँ पर UR कर दोगे तो वो जो है आपके उसके लिए मिसमैच हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे मिसमैच जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं से कहीं तक हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जब OBC मान ही नहीं रहा है दिल्ली में तो हम UR डाल देते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा आप UR मत डालिए, उसके अंदर आप OBC ही डाल दीजिए। वो खुद ही आपको UR जो है वो कंसीडर कर लेगा। आपको तैयारी और कट ऑफ दोनों अपनी UR वाली ही रखिए, लेकिन यहाँ पर OBC डालिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसमैच ना हो। सेकेंड थिंग इज, बाकी जो कैटेगरीज हैं SC, ST, EWS, वो किसी भी स्टेट से होंगे, दिल्ली के हों या आउटसाइड दिल्ली के हों, सब वैलिड हैं दिल्ली में। आपको वो जो आप अपने स्टेट में हो DSSB आपको वही मानेगा। अगर आप सपोज यूपी में SC कैटेगरी से हो तो DSSB आपको SC कैटेगरी से ही मानेगा। आपको SC की ही कट ऑफ जितने जो है वो मार्क्स लाने हैं। अगर आप ST से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आपको DSSB ST ही मानेगा। आपको ST की ही कट ऑफ जो है वो पास करनी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है फ्रेंड्स
कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन से पहले आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए। इन द सेंस कि बहुत से लोग होते हैं उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर होने वाला होता है या एक्सपायर हो चुका होता है, और वो लोग क्या करते हैं उसे प्रोसेस करवा देते हैं और यहाँ फॉर्म भर देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये फॉर्म भर लेता हूँ, प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जब तक वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की तब तक तो मेरा रिन्यू हो ही जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स, वरना आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप नॉन सिलेक्टेड कैटेगरी में ही रह जाएंगे। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन से पहले आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी होना चाहिए। कोई भी चीज आपकी प्रोसेसिंग में नहीं होनी चाहिए, रिन्यूअल में नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि DSSS का जो क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज को मापने का, वो होता है फॉर्म फिलिंग डेट। कभी भी DSSS एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन का कुछ भी गणना जो है वो नहीं करता है। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट से ही DSSS आपकी एज की भी गणना करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी गणना करेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इन प्रोसेस में चीजें छोड़कर और आप यहाँ पर फॉर्म भर दें अपना, और आप सोचें कि बाद में ये चीजें जो है वो हो जाएंगी। आप अगर सिलेक्टेड हो भी गए, आपने कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई कर भी लिए, आपका सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सब कैटेगरी में कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस और गवर्नमेंट सर्वेंट मिनिमम 3 इयर्स सर्विस। देखिए, अगर आप जो है वो सेम डिपार्टमेंट में है, जिस डिपार्टमेंट में जॉब निकल रही है आप उसकी किसी और पोस्ट में हैं, सपोज आप किसी टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं DOE के लिए, और आप ऑलरेडी DOE में ही जो है वो लाइब्रेरियन है, और आप DOE में ही फिर टीचिंग पोस्ट का जो है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप होंगे। अदरवाइज अगर आप रेलवे में हैं, डिफेंस में हैं या किसी भी और गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट सर्वेंट मिनिमम 3 इयर्स। ये आपको तभी सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स जब आपको 3 साल गवर्नमेंट जॉब में हो गए हों। जिनको 3 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में तो उनको इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम और आ रही है सबको कि जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्लिक कर रहे हैं तो जो वो प्रीव्यू देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो DGS के नाम से जो है वो एक कॉलम आ रहा है सब कैटेगरी में। देखिए, DGS जिसका भी आया है वो नॉर्मल है, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो DGS का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सर्विस। ये एक जो है वो डिफॉल्ट कोड है DSSS का, जो कि वो सब पर लागू करता है जो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो आप किसी भी कैटेगरी से गवर्नमेंट जॉब में जो है वो टिक लगाएंगे तो वो आपको प्रीव्यू में DGS ही जो है वो शो करेगा। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली DSSS का कोड है, वो बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, जो आप फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर अपलोड करते हो, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगा देते हैं, क्योंकि वो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर DSSS ने आपको एक जो है वो डायमेंशन जो है वो फिक्स कर दिया है कि आपको इसी डायमेंशन में फोटो चाहिए, इस डायमेंशन में सिग्नेचर चाहिए और इस डायमेंशन में जो है वो थंब इम्प्रेशन चाहिए। आप उसको रिसाइज करते रहते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर अपलोड करते हो तो वो डायमेंशन जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है कभी कभी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत आसानी से बताया है। सिर्फ आपको ये वैल्यूज जो है, जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो पुट अप करने हैं उसके अंदर, उसको डाउनलोड करना है और इधर अपलोड कर देना है। आपका 2 मिनट में ही जो सारी चीजें हैं वो अपलोड हो जाएंगी। फोटो अपलोड में आपको ये ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो का जो है वो साइज तो डायमेंशन तो जो है वो बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा ये आप नहीं पढ़ते हो, एक इंस्ट्रक्शन है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। जो आप अपना फोटोग्राफ दोगे वो कलर्ड होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके दोनों कान, शोल्डर्स,
और आपका मुंह जो है वो क्लियरली दिख रहा हो, ऐसा ही फोटोग्राफ आपको जो है वो अपलोड करना है। बहुत से कैंडिडेट्स बस साइज देखते हैं और फोटो उठाकर इधर अपलोड कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स ये है कि जब आप क्वालिफिकेशन फिल करते हो अपनी कोई भी, उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं क्वालिफिकेशन के, क्योंकि DSSS कोई भी चीज जो है वो सिंगल एलिजिबिलिटी पर नहीं निकालता है, वो कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो एलिजिबिलिटीज कॉम्बिनेशन के साथ निकालता है। तो आप बहुत ध्यान से इसके अंदर जो है वो एक ही नाम से जो है वो कुछ अलग अलग थोड़ा सा ऑल्टर कर जो है वो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दिए हुए होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होता है कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो कर रखी हैं और आप किस एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ ये फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज, आप जिस पर भी टिक करो, आपने जिस क्वालिफिकेशन पर भी टिक किया है उसके अंदर जो भी चीजें मांगी हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक विंडो दिखा रही हूँ। देखिए ये जो है वो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की जो वैकेंसीज है उसकी विंडो पेज है। इसमें आप देख रहे हो इन्होंने लिखा है 12th पास, 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और CTET क्लियरेंस की बात की है। यहाँ पर जितनी ऊपर आपकी क्वालिफिकेशंस पर आपने टिक लगाया है, नीचे आपको वो सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो भरनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 12th डिप्लोमा भर दिया, CTET छोड़ दिया, CTET 12th भर दिया, डिप्लोमा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। जिस जिस क्वालिफिकेशन कॉम्बिनेशन पर आपने टिक किया है वो सारी डिटेल्स आपको इधर फिल करनी है। अगर किसी को नहीं पता है कि ऐड कैसे होते हैं कॉलम, तो मैं एक बार बता देती हूँ। आप यहाँ पर जो भी आपने ऊपर टिक किया होगा वो सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको इसके अंदर देने लगेगा। आपको एक एक करके एक को चूज करना है सबसे पहले, उसकी जो भी चीजें आगे पूछी है जैसे डिसिप्लिन, परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मंथ, ये सब आप डालकर आप इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे आपको इधर ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको सेकंड क्वालिफिकेशन ऐसी डाल देनी है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ऊपर जिस पर भी टिक किया है उसके अंदर जितनी क्वालिफिकेशन है सारी क्वालिफिकेशन इधर नोट डाउन करेंगे आप, तभी आपको आगे बढ़ना है। आधी अधूरी क्वालिफिकेशन छोड़कर आगे मत बढ़िएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन के लिए जाते हो, पेज पर आपको एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट फोटो सिग्नेचर, ऐड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, सबका जो है वो ये टैब जो है वो मिल जाता है। ये पेज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सबमिट करें, एक बार सब चीजें अपनी बहुत ध्यान से प्रीव्यू कर लें आप लोग, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि गलती हो गई है, आपको सारे एडिट ऑप्शन से यहाँ से एडिट कर लें। उसके बाद ही नीचे आकर जो है वो फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो हर कैंडिडेट का जो है वो सपना होता है, या फिर मोस्टली कैंडिडेट्स का सपना होता है। हर सबका नहीं बोल सकते, सबके अपने अलग अलग एम्बिशंस होते हैं। मोस्टली लोगों का ये सपना होता है और आप इसके लिए जो है वो दिनों रात मेहनत करते हैं, जो भी चीज जरूरी होती है आप सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप छोटी सी छोटी चीज फॉर्म में ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सालों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो सकती है। तो स्पेशली उन गलतियों से बचने के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान थे कि जो आपको बताना जरूरी है, कोई इसके अंदर गलती ना करे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे एग्जाम देना जरूरी है, DSSS में उतना ही फॉर्म को ठीक भरना भी जरूरी है। अगर आपने फॉर्म ठीक से नहीं भरा और आप एग्जाम कितना भी अच्छा देकर आ जाएं, तो उस केस में भी आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। देखिए DSSS भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो बाद में भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की फॉर्म में अनुमति नहीं देता है, आपको चांस नहीं देता है बिल्कुल भी। आपको जो भी करना होता है वो अभी ठीक करना होता है। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। चीजें अगर आपके हाथ से निकल जाती हैं मतलब आपके सरकारी नौकरी का मौका आपके हाथ से निकल जाता है। एज जो है वो वैसी ही बहुत कम हो गई है, अब 30 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज कर दी गई है। मौके हमारे पास ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर दे जिससे फॉर्म ही जो है वो रिजेक्ट हो जाए। मैंने अपनी तरफ से जो जो भी चीजें
जरूरी थी, आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ जो फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं DSSB की किसी भी पोस्ट का, ताकि उनसे भी जो है वो कोई गलती जो है वो ना हो। कुछ चीज जो है इसके अंदर अगर छूट गई हो और आपका कोई और कंसर्न हो किसी का, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।